अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा जो फिजिक्स की न्यू बुक आई है उसका गेस्ट पेपर है बेटा 2025-2026। ये जो गेस्ट पेपर है बेटा बाकायदा जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें से बनकर आया है। ये पेपर बेटा आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, बहुत पेपर इसमें से आएगा। ये बेटा आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। ये जो नाइन्थ क्लास गेस्ट पेपर होगा इसके अंदर बाकायदा MCQs भी है, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी, बाकायदा सॉल्व करके हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बेटा मॉडल पेपर ऑफ फिजिक्स क्लास 9 जो स्मार्ट सिलेबस आया हुआ है बेटा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जी, 1 फेमटोमीटर इज इक्वल टू, एक फेमटोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर के। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर। स्पीड वक्त ग्राफ के नतीजे का रकबा अददी तौर पर बराबर किसके होता है, तय करदा फासले के। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंटैक्ट फोर्स। मतजा जैल में से कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v। एक पार्टिकल है जो जिसका मास m है और वेलोसिटी v के साथ हरकत कर रहा है। कोलाइड विद अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम मास एट रेस्ट, और वो एक v वेलोसिटी के साथ मास m के साथ जाकर टकराता है और रुक जाता है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है, अ फोर्स F इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एक फोर्स F है जो एक्स एक्सिस के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपने y कंपोनेंट्स बताना है किसके इक्वल है, तो वो है F साइन 60 डिग्री, क्योंकि जो एफ एक्स होता है वो cos थीटा के होता है, एक्स एक्सिस cos थीटा के ऊपर, और y एक्सिस होता है sin थीटा के साथ। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ बॉडी लाइज, क्या पजीर तवाज़े में जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, गहरे तरीन मुकाम पर, यानी कि एट दी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो बेटा ये देखिए कुछ MCQs है जो आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg है, स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। एक बुलेट है जिसका मास क्या दिया हुआ है, 0.5 kg, यानी कि ये हमारे पास मास आ गया, इसे हम m से शो करते हैं। ये हमारे पास वेलोसिटी जिसे हम v से शो करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv का स्केयर। m की जगह पे अपने क्या लिखना है, m की जगह पे अपने 0.05 लिख देना है, तो 0.05 लिख दिया। v की जगह पे आपने 300 लिख देना है, इसके ऊपर आपने स्केयर डालना है, डिवाइड करना है 2 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आएगा 2250 जॉल। द प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक प्रेस के असूल की बुनियाद क्या है, पास्कल लॉ। व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, जब एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोजेसिव, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो जाती है स्टोर, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि मोशन के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक होती है। इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट, केल्विन स्केल में बर्फ के नुक्ते पिघलाव का टेम्परेचर क्या है, +273। परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन, परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है लाउड स्पीकर के अंदर। विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले वाइटर रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, साइंस की कौन सी ब्रांच टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में अहम किरदार अदा करते हैं, तो बेटा वो फिजिक्स है। तो बेटा ये वो 12 MCQs है जो आप लोगों ने तैयार करने हैं। नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 क्वेश्चन। आपके पास टोटल 8 शॉर्ट आएंगे, आप उनमें से किसी 5 के जवाब देने हैं। तो पहला जी, व्हाट इज मेजरमेंट्स, मेजरमेंट क्या है, नेम इट्स 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट के नाम आपने बताने हैं। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट क्या है, ये एक कंपैरिजन है अननोन क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, यानी कि एक वेट है जिसे आप जानते हैं कि ये 2 kg का है। अब आपने उसके साथ कंपेयर करना है, एक वेट को तो आप जानते हो, अब आपने दूसरा वेट देखना है कि वो कितना है, इसके बराबर है या इससे ज़्यादा है। अगर तो इससे ज़्यादा है तो मीन के वो 2 kg से ज़्यादा है, और अगर इससे कम रह जाता है तो मीन्स के वो 2 kg से कम रह जाता है। आपको बाकायदा नंबर भी पता है और kg इसका यूनिट भी पता है। तो इसके 2 पार्ट क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में इसका यूनिट, ये 2 चीज़ें आपने साथ लिखनी है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटी एंड 3 ड्राइव क्वांटिटी। आपने 3 बेस क्वांटिटी और 3 ड्राइव क्वांटिटी बतानी है। तो बेस क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेंथ, मास और टाइम, और ड्राइव क्वांटिटी क्या होगी, एरिया, वॉल्यूम और साथ में वेलोसिटी। वाई
स्टैंडर्ड यूनिट इज नीड टू मेजर अ क्वांटिटी करेक्टली। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अ स्टैंडर्ड यूनिट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल दुनिया के पूरे हिस्से के अंदर इस्तेमाल होता है, क्यों? ताकि यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेसी मेजरमेंट आपको मिल सके। फ़र्ज़ करें आपके सामने बेटा ये देखिए, ये लाइन एक लगी हुई है, ये वाली, ठीक है। आपसे कहा जाए कि ये लाइन मेजर करें, ये लाइन कितनी है, तो आप कहेंगे ये लाइन 2 है, 3 है, 4 है। ये क्या 2, 3, 4 है, इससे कोई चीज़ वाज़िया नहीं होती। अगर आप कहें कि ये जो लाइन है ये है 2 मीटर या फिर 4 मीटर, तो ये पता चल रहा है कि ये मीटर के अंदर है, ये 2 मीटर है या 4 मीटर है। अगर आप सिंपल 4 कह देते तो समझ नहीं थी, यानी कि ये 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 लीटर है, क्या है। तो यूनिट इसलिए रखा गया ताकि चीज़ों को हम यूनिफॉर्मली और एक्यूरेटली जान सके। नेक्स्ट है बेटा जी, स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर। आपने हेड टू टेल रूल बताना है कि उसकी मदद से हम वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द टेल ऑफ वन वेक्टर इज प्लेस्ड एट द हेड ऑफ अनदर वेक्टर। द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉ फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब ये हेड टू टेल रूल क्या है? कहते हैं आपके पास ना ये दो वेक्टर है, ठीक है, एक ये है, एक ये है। इस वेक्टर को, इस वेक्टर की जो मेजरमेंट है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है। कहते हैं आपने इसको ऐड करना है किस मेथड के साथ? हेड टू टेल रूल के साथ। तो आप क्या करें कि आप इसमें से किसी भी वेक्टर को पहले मान ले। फर्स्ट हम इसलिए हमने बोला कि ये वेक्टर पहले हम ले लिया, तो ये इस सीमत में, तो हमने इस सीमत में वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ये वेक्टर दूसरा है, आपने क्या करना है, इस वेक्टर की ये टेल होती है, ये हेड होती है। आपने इस वेक्टर की टेल को इसकी हेड के ऊपर रखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे है, तो आपने ऐसे ही से ड्रॉ कर देना है। ये 3 है, ठीक है। पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की आपने टेल रख देनी है। ऐसे अगर आपके पास कुछ जितने भी वेक्टर है, आपने सारे इसके ऊपर ड्रॉ करते जाना है। एंड के ऊपर क्या करना है, आपने एक रिजल्टेंट वेक्टर लेना है। वो क्या होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर सबको ऐड करेगा। कैसे ड्रॉ करना है? पहले वेक्टर की टेल के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर की टेल हो और आखिरी वेक्टर की हेड के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड हो। तो ये आर आ जाएगा, इसे हम आर से शो करते हैं। वो किसके इक्वल होगा? जितने भी वेक्टर हो गए, ये 2 सेंटीमीटर था, ये 3 सेंटीमीटर था, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा ये सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर है, हेड टू टेल रूल मेथड। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। अब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ बताना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है जी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की मोशन को, एंड हेल्प, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं इसकी स्पीड को। स्पीड टाइम क्या करेगा? हेल्प करेगा फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया है। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन और डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सिंपल आपने बेटा ये बता देना है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन मोशन में बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो इसके अंदर चेंज क्या होता है? इसके अंदर चेंज होता है जी, इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसकी शेप चेंज हो जाती है। फर्ज करें आपके पास ये एक आयरन की प्लेट है, आपने इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाई, ये क्या आ गई? आयरन की प्लेट आगे चली जाएगी। यानी कि इसने अपनी डायरेक्शन चेंज किया है, पहले यहाँ पे थी, अब ये आगे आ गई है। जब ज़्यादा ज़ोर से लगाएंगे तो इसकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी, और अगर 2-4 दफ़े इसके ऊपर आप मारेंगे तो इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। यानी पे जब फोर्स लगती है तो स्पीड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी, और साथ में शेप भी। नेक्स्ट है, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टर्मिनल वेलोसिटी आपने बेटा बतानी है। टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कि अटेन कर लेती है अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली थ्रू अ फ्लूइड व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस। जब ग्रेविटी और हवा की जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ जाता है या फिर पानी में से गुजर जाता है, तो उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हेन सम जंप फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑनटू द ड्राइवर बैंक, व्हाई डज द जंपर ऑफ्टन फॉल इनटू द वाटर। कहता है जब एक ऑब्जेक्ट जोन्स है वो पानी में छोटा सा जंप करता है कश्ती के जरिए ड्राइवर के ऊपर, वाई डज द जंपर ऑफ्टन फॉल इनटू द वाटर, तो वो पानी के अंदर क्यों नहीं जाता? कि एक ऑब्जेक्ट देखिए कहा जा रहा है, ये फर्ज करे ये एक बोट थी,
ठीक है, इसने जंप लगाई पानी के ऊपर, तो ये पानी के अंदर से होकर दोबारा बाहर क्यों आ जाती है? व्हेन अ पर्सन जंप फॉरवर्ड, जब एक पर्सन जंप करता है, द बोट मूव बैकवर्ड ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ, एंड जंपर में लूज बैलेंस एंड फॉल इनटू द वाटर। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है। जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, तो नीचे से पानी भी उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है और उसे बाहर की तरफ निकाल देती है। बेटा ये मेरे पास पोर्शन नंबर 1 था। नेक्स्ट मेरे पास पोर्शन नंबर 2 है। इसमें भी आपके पास टोटल 8 शार्ट हो गए और आपने 6 करने हो गए। पहला जी, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड देयर वैल्यू। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है और इसकी वैल्यू क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along x and y axis। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट है x और y एक्सिस का। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक है एफ एक्स एफ कॉस थीटा और दूसरा है एफ वाई जिसे हम एफ साइन थीटा कहते हैं। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी विच इज मूविंग बट इट इज येट इन इक्विलिब्रियम। आपने एक एग्जांपल देनी है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है लेकिन वो है इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इसका आंसर आपने लिखना है, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन इज इन इक्विलिब्रियम। एक जो कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बिल्कुल सीधी मूव कर रही है, जिसे हम इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, बिकॉज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। इसके ऊपर जो डेट फोर्स लग रही है वो जीरो है। वाई एन एक्सेलरेशन बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम। एक एक्सेलरेटेड बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर क्यों नहीं कंसिडर की जाती? बिकॉज एक्सेलरेशन अकर ओनली व्हेन नेट फोर्स इक्वल नॉट हो जीरो के। फॉर इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। एक्सेलरेशन के लिए शर्त है कि वो नेट फोर्स इक्वल जीरो के ना हो, जबकि इक्विलिब्रियम के लिए शर्त क्या है? नेट फोर्स हमेशा क्या हो? जीरो हो। नेक्स्ट जी, अ स्लो मूविंग कार में हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मोटरसाइकिल, हाउ इज इट पॉसिबल? कि एक जो गाड़ी है वो स्लो मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है बनिस्बत मोटरसाइकिल के, ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी के ऊपर। अ कार विद लार्ज मास एंड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एट लो स्पीड। कहता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के ऊपर, कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, और जब उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो उतनी ही कम स्पीड होगी। इसके एक एग्जांपल ये ले लें कि एक आदमी है जिसका वेट है 50 केजी, वो 2 मिनट वॉक करता है और फिर रुक जाता है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 25 केजी, वो स्मार्ट है, वो 2 मिनट वॉक करता है लेकिन वो थकता नहीं है। मीन्स कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जी, डिफाइन वर्क एंड ऐसा यूनिट। वर्क की डेफिनेशन और ऐसा यूनिट आपने बताना है। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड डिस्टेंस इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगती है तो वो उसी सीमत के अंदर कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसे वर्क कहते हैं। तो उसका यूनिट क्या है? जूल। नेक्स्ट है, अ मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट टू द शोर, इज इट डूइंग वर्क? यस, ही डूइंग वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर even through the appear at rest with respect to the shore। नेक्स्ट है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर के बारे में आपने बताना है। तो फोर्स क्या है जी? वो पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जिसका यूनिट क्या है? न्यूटन। और प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका यूनिट है पास्कल। सिर्फ आपने ये दोनों डेफिनेशन बता देनी है। नेक्स्ट है, स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल। आपने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का मेन प्रिंसिपल बताना है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वर्क करता है पास्कल लॉ के ऊपर, विच स्टेट दैट प्रेशर अप्लाई टू अ कन्फ्लिक्ट लिक्विड इज ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। पास्कल लॉ कहता है आप ऑब्जेक्ट के किसी भी एक हिस्से के ऊपर आपको फोर्स लगाते हैं ना, तो वो फोर्स तमाम हिस्सों के ऊपर इक्वली लग रही होगी। फर्स्ट के हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक पानी गुजारने का रास्ता ये है, एक पानी गुजारने का रास्ता ये है। अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो फोर्स है ना, ये इस रास्ते में भी उतनी ही लग रही है जितनी इस तरफ और जितनी इस तरफ लग रही है। इसे ही पास्कल लॉ कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के आप किसी भी हिस्से के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली लगेगी। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 है, स्टेट द मेन स्केल्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल आपने बताने हैं, तो वो सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट रेट है या फिर केल्विन स्केल है। व्हाट इज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो की आपने डायरेक्शन बतानी है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी टू हायर टेम्परेचर टू वन एट लोअर टेम्परेचर।
हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट है डिस्कस वेदर द सन इज मैटर। नेक्स्ट हमें बताना है कि सन क्या मैटर है। तो यस, द सन इज मेड ऑफ हॉट गैसेज प्लाज्मा विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, सो इट इज मैटर। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फर्ज करें आपके पास ना ये एक लोहे की प्लेट है, ये आपके पास एक मैग्नेट है। जब आप इस मैग्नेट को इसके करीब करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, इससे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब देखिए इनके दरमियान ये डिस्टेंस सारा है, लेकिन ये इससे अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि ये जितना भी डिस्टेंस है ना, इतना हिस्सा है ना, इसे हम फील्ड कहते हैं। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जी, नेम सम यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या है? यूज होता है लाउड स्पीकर और कंपासेस के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल क्रेन्स के अंदर और इलेक्ट्रॉनिक बेल के अंदर। नेक्स्ट है डज इलेक्ट्रिकल करंट और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इज द रिवर्स प्रोसेस ट्रू? यस, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल जनरेटर। नेक्स्ट आपने मेन स्टेप बताना है साइंटिफिक मेथड के। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर हाइपोथेसिस लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रिजल्ट निकाला जाता है, और फिर कंक्लूजन होती है, और फिर जो थ्योरी और लॉ जो है वो जाके बनते हैं। नेक्स्ट आपने लॉ और थ्योरी के बारे में बताना है। एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ अ फिनोमेना अकर। कैसे और क्यों ये काम हुआ, ये बताना थ्योरी के अंदर है। स्टेट अ रिलेशनशिप ऑब्जर्व टू बी ऑलवेज ट्रू इन अ नेचर। जो भी रिलेशनशिप है किसी भी ऑब्जेक्ट का, क्या वो नेचर के साथ मिलता जुलता है, तो वो अगर ट्रू है तो वो लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, तीनों के ए बी पार्ट हो गए, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल। डिफाइन मोमेंटम एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ चेंजिंग इन मोमेंटम। आपने मोमेंटम की डेफिनेशन करनी है, फिर न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसको सामने रखते हुए चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताना है। तो बेटा मोमेंटम की डेफिनेशन आपके सामने है, वो क्या है जी? प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, तो वो बन जाएगी मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा आपने अपनी किताब से चेंज इन मोमेंटम वाला टॉपिक जो है बेटा वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बी पार्ट मेरिकल है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीच एट द ग्राउंड इन 5 सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। कहा जा रहा है एक गेंद है जिसे किसी टावर की टॉप से नीचे छोड़ा गया है। द बॉल रीच एट द ग्राउंड इन 5 सेकंड, जो गेंद है वो 5 सेकंड के बाद नीचे आके टकराती है। तो देखिए बेटा अभी गेंद ऊपर है, ऊपर से नीचे फेंकने लगे है, जब ऊपर है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और टाइम क्या लग रहा है 5 सेकंड। तो आपने गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है 0 और टाइम लिखना है आपने 5 सेकंड। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ग्रेविटी की बात हो रही है, और ग्रेविटी किसके इक्वल होती है 10 ms - 2 के। अब देखिए आपने फाइंड क्या करना है, एक तो आपने हाइट फाइंड करनी थी, ठीक है, दूसरा ये देखिए हाइट ऑफ द टावर, दूसरा आपने फाइंड करनी है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के वो कब ज़मीन के ऊपर जाके टकराती है। तो हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT स्केयर, तो यहाँ पे GT का स्केयर। तो एच की जगह पे हमने एच का इस्तेमाल किया है। एच हमने फाइंड करना है, वो वैसे रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जी की वैल्यू 10 आ गई डिवाइडेड बाय 2, और टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकंड। तो एच मेरे पास आएगा, ये आएगा ऊपर स्केयर भी, ये आएगा 0 प्लस 5 और यहाँ पे आएगा 25। तो एच मेरे पास आ जाएगा 125 मीटर। यहाँ से हमने एच निकाल लिया, और जब वेलोसिटी की बात होगी तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी, यानी कि जी टी। वी एफ हमने फाइंड करना है, वो वैसे ही इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, जी की वैल्यू 10 आ गई, और टाइम यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो वी एफ हमारे पास आ जाएगा 50 ms - 1, यानी कि उस टावर की जो हाइट थी वो है थी 125 मीटर, और वो जो गेंद है ज़मीन के ऊपर जब टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है बेटा जी, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताना है, एक्सप्लेन करनी है एग्जांपल ऑफ फॉलिंग बॉडी,
कि ऑब्जेक्ट को जब फेंका गया तब क्या बात हुई थी, तो उसके बारे में भी आपने साथ बताना है। तो बेटा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेटा ये टॉपिक आप लोगों ने तैयार करना है। ये टॉपिक बाकायदा डिटेल के साथ मैं करवा चुका हुआ हूँ, आपने इसी की प्लेलिस्ट के अंदर जाना है फिजिक्स की, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आप लोगों ने वहाँ से जाके ये टॉपिक बेटा तैयार कर लेना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ कॉलम ऑफ मरकरी 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी होती हुई है हमारे पास ये। तो हमने फाइंड करना है प्रेशर हमने फाइंड करना है। मरकरी हमारे पास गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं। डाटा है मेरे पास डेंसिटी, वो किसके इक्वल है, वो है जी 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 के, और साथ में हमारे पास मरकरी, कॉलम ऑफ मरकरी यानी कि जो हाइट है समझे वो गिवन है, वो है हमारे पास 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, साथ में लिख लेते हैं हम मीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ऊपर से नीचे आने की, तो यहाँ पे जी आ जाएगा हमारे पास 10 ms-2। अब फाइंड हमने क्या करनी थी, प्रेशर फाइंड करना। तो प्रेशर हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड करना है। तो प्रेशर का फार्मूला होता है जी रो जी एच। यहाँ पे रो कितनी थी 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, जी की वैल्यू है 10, और एच कितना है 76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। जब आप इन तमाम को हल करेंगे तो आपके पास आएगा 1.034 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट जी व्हाट इज सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है, डिस्क्राइब करना आपने इसकी वर्किंग को भी। तो बेटा सर्किट ब्रेकर हमने कर लिया हुआ है, आपने इसी वीडियो के प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट आपने जी न्यूमेरिकल है, द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट रेट स्केल इज 96.6 फ़ारेनहाइट रेट कन्वर्ट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट रेट के अंदर हमें दिया हुआ है, हमने सेल्सियस और केल्विन स्केल के अंदर इसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए टेम्परेचर हमें दिया हुआ है किसके अंदर, फ़ारेनहाइट रेट के अंदर, कितना है जी 98.6 फ़ारेनहाइट रेट। तो हमने फाइंड करना है टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर और टेम्परेचर केल्विन के अंदर। तो बेटा टेम्परेचर को जब सेल्सियस के अंदर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है 5/9 ब्रैकेट के अंदर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट रेट के अंदर -32। तो यहाँ पे आएगा 5/9 फ़ारेनहाइट रेट के अंदर आएगा 98.6 -32, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये आएगा 5/9 अंदर आ जाएगा 66.6। जब हम ऊपर रकम को 5 से और फिर डिवाइड करेंगे 9 के ऊपर तो हमारे पास आएगा 37 सेल्सियस स्केल। अब हम टेम्परेचर को केल्विन के अंदर जब फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला है टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर +273, और ये जो आप किस में आएगा केल्विन में। तो टेम्परेचर केल्विन के अंदर वैसे ही, टेम्परेचर मेरे पास दिया हुआ है सेल्सियस के अंदर 73 + 273, और इसे हम लिख देंगे केल्विन के अंदर, टोटल के ऊपर डिग्री लगा लेंगे। तो ये मेरे पास टेम्परेचर केल्विन के अंदर आएगा 310 केल्विन। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा ये था मेरे पास 9th क्लास फिजिक्स का वो गैस पेपर जो कि 2025-2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बाकायदा स्मार्ट सिलेबस में से लिया गया है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट के गैस पेपर भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।